सर्विस सेंटर सेटल हो जाओ, जल्दी करो। हाँ भाई, so today we will be talking about last टर्न पर हम लोग ने मोमेंटम कंजर्वेशन की बात की थी कि कैसे मोमेंटम कंजर्वेशन करके प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं। Today majorly we will be talking about the problems of collision कि कैसे different variety के collision के problems को अपने को approach करना चाहिए। और जहाँ तक collision के problems का सवाल है, अपने को पता है कि majorly मतलब 99% problems जो होते हैं we can solve with the help of two equations only, in which the first equation is the momentum conservation and the second equation is the coefficient of restitution, right? लेकिन ये कहना तो चलो ठीक है कि अपन मोमेंटम कंजर्व करा लेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लगा लेंगे, लेकिन कई बार ये बात समझ में आना कि अपन मोमेंटम किस डायरेक्शन में कंजर्व करा सकते हैं और किस डायरेक्शन में कंजर्व नहीं करा सकते हैं, कई बार प्रॉब्लम में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो आज हम लोग थोड़ा सा इन्हीं सब बातों के बारे में बात करेंगे कि कैसे किस प्रॉब्लम में कब किस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कराना चाहिए और कब नहीं कराना चाहिए। और दूसरा, काफ़ी वैरायटी के ऐसे प्रॉब्लम्स भी होते हैं जिसमें आपको एक्चुअली कोई भी ऐसा डायरेक्शन नहीं मिलता जिसके अलॉन्ग आप मोमेंटम कंजर्व करा पाओ। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसमें एक्चुअली देयर इज नो डायरेक्शन इन विच यू कैन कंजर्व द मोमेंटम। और जब भी कभी भी ऐसा कोई डायरेक्शन ना मिले जिसमें आप मोमेंटम कंजर्व करा सकते हो, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फिर अपन इम्पल्स का यूज करते हैं कि अगर मोमेंटम नहीं कंजर्व करा पा रहे हैं तो बेटर है कि इम्पल्स की इक्वेशन लिख लें, दैट इज इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। करेक्ट है ना? जैसे एक बहुत सिंपल से प्रॉब्लम से स्टार्ट करता हूँ, फिर कहानी आगे बढ़ाता हूँ। एक छोटा सा प्रॉब्लम सर। हाँ सर, लास्ट क्लास के लास्ट प्रॉब्लम में एक डाउट था। हाँ हाँ सर, उसमें हमें एल को मैक्सिमाइज करना था। करेक्ट। तो हमें वी जेड इंटू टी इस प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। करेक्ट। तो हमने सिर्फ वी जेड को ही मैक्सिमाइज किया। नहीं। और वी जेड की बिल्कुल, हम वी जेड इंटू टी को ही मैक्सिमाइज करेंगे। आप टी की वैल्यू पहले निकालोगे, उस टी से वी जेड को मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसको डिफरेंशिएट करके मैक्सिमाइज करोगे, उसी से रिजल्ट आएगा। यू आर करेक्ट। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। तो बात करते हैं जरा सा कि बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, आई एम श्योर कि सबने किया हुआ होगा, बट स्टिल कि जैसे मान ले कि अपने पास एक ये बॉल है और इसको हमने u स्पीड से थीटा एंगल पर एक रफ फ्लोर पर इंसिडेंट कराया। रफ फ्लोर पर इसको इंसिडेंट कराया और मान लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ म्यू है। ठीक, फाइन द वेलोसिटी एंड द एंगल एट विच the ball will rebound. Find the velocity and the angle at which the ball will rebound. Coefficient of restitution given है E.
बोलो भाई, इजी सा प्रॉब्लम, सिंपल इक्वेशन है, सॉल्व भी हो जाएगा। Sir, is the angle with the horizontal after collision tan inverse of E upon tan theta plus mu into E plus 1? अच्छा, ओके, चेक करता हूँ। Sir, tan inverse of tan theta by ओके, चेक करता हूँ, चेक करके दिखाता हूँ। हाँ, मेरी बात सुनो, पहले एक बात सुनो जरा ध्यान से। एक्चुअली क्यों ये प्रॉब्लम दे रहा हूँ, तो बस एक छोटी सी बात बतानी है, इसलिए प्रॉब्लम दिया है कि इसमें, इस प्रॉब्लम में, और अगर मैं ऐसे ही एक प्रॉब्लम बनाऊं जिसमें ये कह दूं कि सब कुछ सेम है, केवल और केवल अब जो ग्राउंड है वो फ्रिक्शनलेस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल सही बात है कि इसमें अगर अपन देखें तो जैसे ही ये बॉल आकर के इस ग्राउंड को हिट करेगी तो केवल और केवल जो इंपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करेगा और उसका कोई भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं मिलेगा। और अगर इसका कोई भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है तो मैं कह सकता हूं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में द चेंज इन मोमेंटम वुड बी 0 एंड इफ द चेंज इन मोमेंटम इज 0 मतलब 100% हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोमेंटम है वो कंजर्व रह सकता है, राइट। तो अगर इसको सॉल्व करना होता इसमें तो कोई परेशानी नहीं थी, ये थीटा अपने को पता है, ये u sin थीटा आ जाता, ये u cos थीटा आ जाता, तो फिर मैं कहता कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहना है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की इसकी स्पीड कंजर्व रहती, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की इसकी स्पीड तो u sin थीटा ही बन जाती और वर्टिकल डायरेक्शन की स्पीड निकालने के लिए फिर मैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लगा लेता, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाई की जाती है along the line of impact, that is the common normal between both the colliding objects, right। और यहाँ पर जरूर जो line of impact होगी वो ये होगी, तो मैं कहूँगा coefficient of restitution is simply equal to velocity of separation upon velocity of approach। तो अगर मैं इसकी vertical velocity vy मान लूँ तो velocity of separation हो जाएगा vy upon velocity of approach हो जाएगा कितना u cos theta। तो इस केस में तो सिंपली आंसर मुझे मिल जाएगा vy is equal to eu cos theta and vx is equal to u sin theta, right। लेकिन यहाँ पर अगर अपन देखें तो यहाँ पर एक्चुअली गेम बस यही है कि जब ये आकर के इसको हिट करेगा तो इसके ऊपर दो इंपल्सिव फोर्सेस एक्ट करेंगे, एक तो नॉर्मल इंपल्सिव फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करेगा ही सही, प्लस एक फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट करेगा पीछे की तरफ, और क्योंकि ये नॉर्मल इंपल्सिव है तो 100% ये जो फ्रिक्शन होगा वो भी कैसा होगा, इंपल्सिव। और अब क्योंकि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में मुझे इंपल्सिव फोर्सेस मिल रहे हैं, मतलब गारंटी है कि यहाँ पर किसी भी डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। तो वही मैं कह रहा था कि हर कोलिजन के प्रॉब्लम में कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई ना कोई डायरेक्शन ऐसा मिल ही जाए जिसमें आप मोमेंटम कंजर्व करा पाओ। यहाँ पर जैसे अगर अपन देखें तो यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक इंपल्सिव फोर्स है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक इंपल्सिव फोर्स है, मतलब यहाँ कोई भी ऐसा डायरेक्शन नहीं होगा जिसमें अपन मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। और अगर कोई भी ऐसा डायरेक्शन नहीं मिल रहा है जिसमें अपन मोमेंटम कंजर्व करा पाए तो फिर हम मोमेंटम ना कंजर्व करा के फिर अपन इंपल्स की इक्वेशन लिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, मैं मान लूं कि ये फाई एंगल पर रिबाउंड करता है, इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड vx हो जाती है, वर्टिकल स्पीड vy हो जाती है, तो मैं कह सकता हूँ कि द इंपल्स ऑफ नॉर्मल jn वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ना, तो दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो दैट वुड बी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन में है mvy और इनिशियल मोमेंटम है माइनस mu cos थीटा, तो जब सब्सट्रैक्ट करूंगा तो वो आ जाएगा प्लस u cos थीटा। ये क्या लिखा समझ में आया? ये पहली इक्वेशन समझ में आई। अच्छा, दूसरा आएगा इंपल्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन ही इंपल्सिव फोर्स है ना, और फ्रिक्शन का इंपल्स कितना लिख पाऊंगा, म्यू टाइम्स ऑफ jn, क्योंकि ऑब्वियसली जो नॉर्मल फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो नॉर्मल का म्यू टाइम्स होता है, तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल का इंपल्स होगा वो जो फ्रिक्शन का इंपल्स होगा वो नॉर्मल के इंपल्स के म्यू टाइम्स होगा। तो मतलब मैं फ्रिक्शन का इंपल्स लिख पाऊंगा म्यू टाइम्स ऑफ jn, करेक्ट है क्या? एंड दैट वुड बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन व्हिच इज व्हाट, m टाइम्स ऑफ vx माइनस u sin। फेयर इनफ? हाँ,
करेक्ट, पॉजिटिव सही है, क्योंकि फ्रिक्शन पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है इसलिए उसका इम्पल्स पीछे की। सही है क्या? अरे बोल दो भाई। अच्छा, अब इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिल जाएगा ना क्या, वी वाई और वी एक्स की वैल्यूज मिल जाएंगी। करेक्ट है। अच्छा, वैसे अननोन कितने हैं यहाँ पर? 3 है, क्योंकि मुझे फाई भी नहीं पता है ना, या जे भी नहीं पता है। जे एन, वी एक्स और वी वाई, ये 3 अननोन हो गए ना? नहीं समझ रहे हो? अरे 3 अननोन है ना, तो एक इक्वेशन तो और चाहिए। तो एक इक्वेशन तो अभी हमने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली यूज ही नहीं की, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन अगर यूज करूंगा, E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट इज वी वाई एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज u cos θ। ये वो तीसरी इक्वेशन होगी जिसमें हम यूज करेंगे। 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, सब कुछ सीखा। सर ये ऊपर जो 2 इक्वेशन है उसमें तो हम लोग फाई इन्वॉल्व नहीं कर रहे, तो हम लोग इसमें वीएक्स तो फाई तो मैंने अननोन माना भी नहीं ना, मैंने 3 अननोन माने, वीएक्स, वीवाई और जेएन। तो फाई तो इन्वॉल्व किया ही नहीं। अगर फाई भी इन्वॉल्व करूंगा सर आपने फ्रिक्शन, हाँ बोलो। हाँ सर आपने फ्रिक्शन के इम्पल्स को म्यू इनटू जेन कैसे माना? अच्छा, हमेशा ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन का जहां तक वैल्यू का सवाल है, फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू टाइम्स ऑफ एन, मैक्सिमम वैल्यू। सर तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा वो कैसे माने? अरे आप जब ये कह रहे हो कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स एक्ट कर रहा है, नहीं समझे, जब बहुत ज्यादा फोर्स एक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन भी बहुत ज्यादा बड़ा होगा ना। और लिमिटिंग केस में अगर आप देखोगे तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, म्यू टाइम्स ऑफ एन। तो हम ये कह रहे हैं कि इट इज एक्चुअली जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, क्योंकि नीचे वाले सरफेस को अगर आप देखोगे, नीचे वाला सरफेस रेस्ट पर है और ऊपर वाले सरफेस की कुछ वेलोसिटी है इस तरफ, तो दोनों के बीच में अगर तुम देखो तो कुछ रिलेटिव मोशन है, और रिलेटिव मोशन जब भी होगा तो मैं कहूंगा कि जो फ्रिक्शन है वो अपने मैक्सिमम पर एक्ट कर रहा होगा, तो इट वुड एक्चुअली बी ओनली ऑन द जस्ट वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। करेक्ट है? समझ पाए क्या? ठीक बात है। तो मतलब इस प्रॉब्लम के थ्रू एक छोटी सी बात ही बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर डायरेक्शन में, हर प्रॉब्लम में आपको मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन मिल ही जाए, इस बात की गारंटी नहीं। आप हो सकता है इंपल्स की इक्वेशन भी बनाएं। ठीक है? हाँ। जब हम लोग इम्पल्स लिखते हैं हम लोग बाकी सब नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस को निग्लेक्ट करते हैं। हाँ, ये तो लास्ट टर्म पे भी हमने बात की थी कि कोलिजन के ड्यूरेशन में, बात सुनो, ये तो लास्ट टर्म पे भी बात की थी कि जब भी कोई इम्पल्सिव फोर्स प्रेजेंट होगा तो उसकी प्रेजेंस में हम नॉन इम्पल्सिव फोर्स के इफेक्ट को निग्लेक्ट कर देते हैं कि भाई ये हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोलिजन की अगर आप बात कर रहे हो तो ड्यूरिंग कोलिजन हमेशा इम्पल्सिव फोर्सेज एक्ट करते ही करते हैं, क्योंकि ऑल द कोलाइडिंग फोर्सेज आर ऑलवेज इम्पल्सिव। तो इसलिए ड्यूरिंग कोलिजन वी डोंट एवर कंसीडर द इफेक्ट ऑफ नॉन इम्पल्सिव फोर्स, मतलब ग्रेविटी, स्प्रिंग, ये सब कंसीडर करते हैं। ठीक बात है? ठीक है? नेक्स्ट प्रॉब्लम हटा दो इसे। So when we are neglecting non-impulsive forces, so do they have to give in the question that the ball is, what do you say, like is made of steel or something that No. will not compress? No. That is why it is now told to you कि whenever gravity, अरे यार, it is now told to you already that whenever gravitational forces are involved, whenever spring forces are involved, and whenever field forces are involved, इन तीनों फोर्सेस को आप कभी भी इम्पल्सिव नहीं मानो। बाकी जितने भी फोर्सेस हैं वो सारे इम्पल्सिव हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। राइट? खैर, हो गया ये, हटा दूं? एक प्रॉब्लम देखते हैं। ये एक हेमिस्फीयर है m मास का, which is kept on frictionless ground, and on this hemisphere a ball is dropped from a height h which has same mass m.
and it collides elastically. Question is clear? Fine. Note करो. All the surfaces are smooth. And the collision is perfectly elastic. If after collision the velocity of the ball is horizontal, if after collision the velocity of the ball is horizontal, then find part 1 tan theta, part 2 impulse of ground on hemisphere, and part 3 the distance between the hemisphere and the ball. The distance between the hemisphere and the ball when it lands on the ground. So, तो हेमिस्फीयर फिक्स है क्या? Sorry? So हेमिस्फीयर फिक्स है क्या? नहीं. Hemisphere is also moving. All the surfaces are smooth. Hemisphere can also move. जब दो बॉडी कोलाइड कर रहे हैं तो वो लोग के बीच में जो फोर्स है हम लोग मतलब वो उसको इंटरनल अगर आप दोनों को मिला के जो दो कोलाइडिंग बॉडीज है उन दोनों को मिला के आप एक सिस्टम मान रहे हो तो उस सिस्टम के लिए वो इंटरनल फोर्स होगा. लेकिन अगर दोनों को अलग अलग कंसीडर कर रहे हो तो उनके लिए वो एक्सटर्नल फोर्स होगा. सर दोनों मास से हाँ दोनों मास सेम.
हाँ, tan theta would be 1/√2. Excuse me. हाँ, Sir, is tan theta √2? tan theta is 1/√2. Okay, thank you. केवल m√2 GS है. चलो देखते हैं. हाँ, आने दो ना, क्या फर्क पड़ता है. हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. चेक करते हैं. बात सुनो, इधर ध्यान दो. देखो, सबसे पहली बात तो यही है कि ये जब आकर के इसको हिट करेगी तो जस्ट बिफोर कोलिजन इसकी जो वेलोसिटी होगी वो नीचे की तरफ कुछ u होगी, फिर u विल बी इक्वल टू √2 GH. ये बात तो करेक्ट, सही है क्या? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस प्रॉब्लम में मैं मोमेंटम कंजर्व करा सकता हूँ? अगर हाँ तो किस डायरेक्शन? हॉरिजॉन्टल है. अब उसमें भी एक्चुअली हॉरिजॉन्टल. हाँ, उसमें भी एक्चुअली फिर तुम्हें मुझे सबसे पहले ये पूछना पड़ेगा कि आप किस चीज के मोमेंटम की बात कर रहे हो. Whether I am talking about the momentum of this particle only or I am talking about the momentum of this complete system. हाँ, क्योंकि अगर मैं इस केवल पार्टिकल की बात करूँ तो मोमेंटम कंजर्व ही नहीं कर सकते. मोमेंटम आप हर उस डायरेक्शन में कंजर्व कर सकते हो जिस डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है. तो अगर आप इंडिविजुअली इस पार्टिकल की बात करोगे तो इस पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो नॉर्मल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स होगा, राइट? तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो. लेकिन अगर आप इन दोनों को मिला के एक सिस्टम मानोगे तो सिस्टम के लिए फिर वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इंटरनल फोर्स हो जाएगा. सही बात है क्या? राइट? और अगर सिस्टम के लिए वो नॉर्मल रिएक्शन इंटरनल फोर्स हो गया तो मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में? केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. क्योंकि अब समझो कि नो डाउट इन दोनों को अगर आपने मिला के एक सिस्टम मान लिया तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होकर के कैंसिल हो जाएंगे. लेकिन इस नॉर्मल का ये जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो इस ग्राउंड के नॉर्मल को तो इंपल्सिव बना देगा ना, क्योंकि इस ब्लॉक का या इस हेमिस्फीयर का वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन हो ही नहीं रहा. और अगर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे. और अगर वर्टिकल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो जरूर ये जो इंपल्सिव फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है इसका ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो इस इंपल्सिव फोर्स से बैलेंस्ड होगा ना. और क्योंकि अपने को पता है कि एक इंपल्सिव फोर्स को हमेशा एक दूसरा इंपल्सिव फोर्स ही बैलेंस कर सकता है. ये बात सही है ना? क्योंकि इंपल्सिव फोर्स तो बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का होता है ना यार. और अगर उसको बैलेंस करना है तो दूसरा फोर्स भी उतने ही बड़े मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, व्हिच वुड अगेन बिकम इंपल्सिव. तो अगर ये इंपल्सिव फोर्स है तो ऑब्वियसली ये भी कैसा होगा? इंपल्सिव फोर्स. और ये जो इंपल्सिव फोर्स होगा दैट वुड बी एन एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स फॉर दिस कंप्लीट सिस्टम. करेक्ट है क्या? तो अगर आप इन दोनों को मिलाकर के एक सिस्टम मान रहे हो तो इस सिस्टम के लिए तो आप मोमेंटम केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्व करा सकते हो. लेकिन अगर आप इस इंडिविजुअल बॉल को कंसीडर कर रहे हो तो इस बॉल का जो मोमेंटम है वो केवल इस डायरेक्शन में कंजर्व. फेयर एनफ? अच्छा,
हैविंग सेड दैट, अब अगर मैं मान लूं कि इनिशियल सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इसकी इनिशियल स्पीड नीचे की तरफ u है और फाइनली इसने बोल रखा है कि जो हेमीस्फीयर है वो पीछे जा रहा है और जो बॉल है वो हॉरिजॉन्टली आगे जा रही है, ऐसे ही बोला है ना, तो मैं मान लेता हूँ इस बॉल की स्पीड v1 है और इस हेमीस्फीयर की स्पीड v2 है। तो पहला तो मैं मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन बना लूंगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है? 0, क्योंकि जो भी वेलोसिटीज हैं वो केवल वर्टिकल डायरेक्शन। तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0। फाइनल, अरे बोलो, -mv2 + mv1, मतलब यहां से पहली इक्वेशन तो मुझको मिल जाएगी v1 = v2। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। करेक्ट है? सही है क्या? अच्छा, दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन बना लूं, दैट इज E = E तो 1 दे रखा है, दैट इज 1 = वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच किस लाइन के अलोंग देखते हैं? अलोंग द कॉमन नॉर्मल, मतलब इस लाइन के अलोंग देखेंगे ना, और इस लाइन के अलोंग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना आएगा? अब ऑब्वियसली अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा? v1 sin थीटा, और ये कितना होगा? v2 sin थीटा। तो नेट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट वुड बी व्हाट? v1 + v2 sin थीटा ना। अरे सही है क्या? तो नेट वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट विल बिकम व्हाट? v1 + v2 sin थीटा अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u cos थीटा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट विल ओनली बी u cos थीटा। फेयर एनफ? सो दैट वुड बी u cos थीटा। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अच्छा, अननोन्स कितने इन्वॉल्व कर दिए मैंने? थीटा, v1, v2, 3 है ना? तो एक इक्वेशन और चाहिए। अब क्या करूं? बॉल का टाइम बिल्कुल, ये भी कर सकता हूं। क्या the answer to the second part m/√ here, Yes, for the second part the answer is m/√2gh. and the third one is 4√HR/√3. Actually third part even I don't know. I'll have to solve. हाँ, तो क्या बोला, समझ में आया? कि अब अगर तीसरी इक्वेशन मुझे चाहिए तो मैंने मोमेंटम की इक्वेशन भी लिख ली, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन भी लिख ली। अब तीसरी इक्वेशन लिखने के मेरे पास दो तरीके हैं, बताओ क्या? तीसरी इक्वेशन में दो तरीके से बना सकता हूँ। हाँ, कि क्योंकि बाई चांस इसने इस प्रॉब्लम में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 बोल रखा है, तो मैं तो इस प्रॉब्लम में एनर्जी भी कंजर्व करा सकता हूँ ना। कहाँ पर? नहीं, ये तो मैंने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन = वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखा है, मैंने एनर्जी थोड़ी कंजर्व कराई है। हाँ सर, जब भी हम लोग दो रहते हैं, मोमेंटम और एनर्जी, वो लोग कंबाइन करके वो आता है। नहीं, ऐसा नहीं है, इक्विवेलेंट इक्वेशन नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर देखो आपने ये लिखते समय इसके इन कंपोनेंट्स का तो यूज ही नहीं किया, तो इक्विवेलेंट इक्वेशन बनने का सवाल ही नहीं उठता। नहीं नहीं, अच्छा वाली बात ही नहीं है। मैं तो ये कह नहीं रहा हूँ कि मैं क्या करूंगा अभी, बस बात ये हो रही है कि कर क्या सकते हैं, राइट? मैं ये कह रहा हूँ, तुम ये कहना चाह रहे हो ना कि हैविंग रिटन दिस, अब हमें अगर काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लिखूंगा तो सेम रिजल्ट मिलेगा। जब हम लोग इलास्टिक पोजीशन बोलते तब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। करेक्ट। अब तो टोटल एनर्जी कंजर्व करते हैं, तो इसलिए डिफरेंट है। नहीं नहीं, मैं नहीं समझा, फिर से बोलो। जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करते तब E1 रहते हैं, करेक्ट है। तो फिर हम लोग ने E1 लिया, मतलब वापस वो इक्वेशन लगाएंगे। नहीं, E1 है, इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, राइट? अब ये दोनों इक्वेशंस दो सेपरेट इक्वेशंस हैं भाई। आपका ये कहना कि E = वेलोसिटी ऑफ, बताओ अच्छा ये कहाँ से आता है? सुनो, चलो एक और अच्छी बात बताओ, सुनो ध्यान से। ये कहाँ से आता है E = वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? शायद यहाँ से बात समझ में आए। ये E = वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहाँ से आता है? क्या पता है? How do we come to know that E is velocity of separation upon velocity? सर जब बहुत ऐसे तो मोमेंटम कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन, सर इम्पल्स ऑफ सेपरेशन अपॉन, हाँ, ये थाने वाले मत बोलो। हाँ, तो एक्चुअली जो E होता है, बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ, शायद यूजफुल हो। तो E जो अपन लिखते हैं ना कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये डिराइव्ड रिजल्ट है। कहने का मतलब E का डेफिनेशन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है ही नहीं। If we go definition wise, then if I ask you what is coefficient of restitution,
कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज सिंपली द इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन द इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, इसको सॉल्व कर ले फिर उस बात पर आते हैं। ठीक है, अभी के लिए मान लेते हैं। तो मैंने लिखा E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तीसरी इक्वेशन की और जरूरत पड़ेगी, जिसमें मैंने कहा मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो मैं एनर्जी कंजर्व कर सकता हूँ कि टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी, उससे एक इक्वेशन मिल सकती है। बट आई ऑलवेज रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ इन राइटिंग काइनेटिक एनर्जी इक्वेशंस, क्योंकि उसमें v स्क्वायर आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनती है, जिनको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक तीसरा काम हम और कर सकते हैं कि जो अभी अभी बात हो रही थी कि किसी डॉक्टर ने थोड़ी बोला कि इन दोनों को मिला के एक सिस्टम मानना है, मैं तो इन दोनों को अलग अलग भी मान सकता हूँ ना। और अगर इन दोनों को मैं अलग अलग मानूंगा तो इस इंडिविजुअल बॉल का मोमेंटम मैं केवल इस डायरेक्शन में कंजर्व करा सकता हूँ। और मोमेंटम कंजर्व कराने का मतलब क्या, जो वेलोसिटी होगी वो भी सेम रहेगी, है कि नहीं। टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो भी इंपल्सिव फोर्स लग रहा है उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस बॉल की इंडिविजुअल वेलोसिटी कंजर्व करा सकता हूँ ना। तो इस डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u sin थीटा, है ना। तो तीसरी इक्वेशन में बना सकता हूँ u sin थीटा इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी होगी, v1 cos थीटा। तो दूसरी इक्वेशन v1 cos थीटा, ये वो तीसरी इक्वेशन है जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट। समझे क्या? तो तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, मुझे v1 v2 मिल गए, राइट। सॉल्व करूंगा, कोई बताएगा कितना आता है? tan थीटा तो 1/√2 आता है, मुझे याद है। v1 कितना आता है? u/√2 मतलब √2gh या √gh/2, ऐसा ना? नहीं, gh। ओके, और v2 कितना आता है? सेम आता है। Sir, हाँ so could we use impulsive forces over here? बिल्कुल, उस पर बात करेंगे, आगे आएंगे उस पर अभी। Yes, sir. तो ये तीनों चीजें अपने को मिल गई, राइट। अब तो पहला पार्ट तो मेरा सॉल्व ही हो गया कि व्हाट इज tan थीटा। दूसरे पार्ट में उसने क्या पूछा था, द इम्पल्स ऑफ ग्राउंड ऑन हेमिस्फीयर। अब अगर इम्पल्स ऑफ ग्राउंड ऑन हेमिस्फीयर में देखूंगा तो समझना, अभी अभी मैंने बात की थी, एक्सप्लेन किया था कि ये जो ग्राउंड का इम्पल्स है ये इस बॉल और इस हेमिस्फीयर के बीच में जो Sir, can you repeat? Sir, you were disconnected. Sir, वो आप E के बारे में कुछ बता रहे थे और फिर डिस्कनेक्ट हो गए। यस, ई के बारे में ये बता रहे थे, जो कि मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा ई को आगे। पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। लेट मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, फिर ई के बारे में एक अच्छी बात बताता हूँ। तो tan थीटा की वैल्यू तो 1/√2 आ गई। अच्छा, अब उसने कहा कि व्हाट इज द इम्पल्स ऑफ ग्राउंड ऑन दिस हेमिस्फीयर। तो इम्पल्स ऑफ ग्राउंड ऑन दिस हेमिस्फीयर, अभी अभी बात हो रही थी, दैट इज इक्वल टू द कंपोनेंट ऑफ दिस इम्पल्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्योंकि ये वाला जो इस नॉर्मल रिएक्शन का जो ये कंपोनेंट होगा वही तो इसको बैलेंस करेगा ना। तो जरूर इसको मैं इसके कंपोनेंट के बराबर लिख सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि सुनना क्या बोल रहा हूँ, द इम्पल्स ऑफ ग्राउंड ऑन हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द इम्पल्स ऑफ नॉर्मल बिटवीन द बॉल एंड ग्राउंड, बॉल एंड हेमिस्फीयर के वर्टिकल कंपोनेंट। सही है क्या? और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो उतना ही होगा जितना इस बॉल के ऊपर एक्ट करेगा। सही बोल रहा हूँ ना? और इस बॉल के ऊपर की तरफ कितना इंपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा, जितना इस बॉल का चेंज इन मोमेंटम हुआ होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। और इस बॉल का वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम कितना है, सिंपली फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मोमेंटम तो बॉल का वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है और इनिशियल मोमेंटम कितना है, m into √2gh। सो चेंज इन मोमेंटम इन वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ द बॉल इज सिंपली m √2gh। समझ में आया क्या? और उस बॉल का जो भी चेंज इन मोमेंटम होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, that is equal to the impulse of ground on this hemisphere, क्योंकि उन्होंने ही आपस में एक सबको कैंसिल करना। करेक्ट? इसके बाद बात आई तीसरे पार्ट की, जिसमें उसने कहा कि जब वो ग्राउंड पर गिरेगा तो बता दीजिए कि कितनी डिस्टेंस होगी उनके बीच की। वो भी आसान सा प्रॉब्लम है शायद, क्योंकि उसके बाद तो इट इज सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन ना। ये जो बॉल होगी इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी। तो आप पता कर लो कि कितने टाइम में वो जो बॉल है वो r sin थीटा या cos थीटा, कितने टाइम में जो बॉल है वो r cos थीटा डिस्टेंस नीचे आएगी। अरे क्या बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हो? सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन का कांसेप्ट लगा के उतने टाइम में बॉल कितना आगे जाएगी और उतने टाइम में ये स्फीयर कितना पीछे जाएगा, या रिलेटिव मोशन से भी कर सकते हो, राइट? उनके बीच का सेपरेशन सेंटर ऑफ मास से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर ऑफ मास से कर लो। लेकिन फिर वो इनिशियल सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा, है ना? तो क्या फायदा है, छोड़ो ना, कैसे भी कर लो। समझ में आया? अरे ये क्लियर है? अब बात सुनो,
ये सुन लो, ये क्वेश्चन तो क्लियर है ना? हाँ जैसे हम लोगों ने बॉल के लिए टेंजेंशियल डायरेक्शन में हाँ। वैसे इसके लिए कुछ किसके लिए? इसके लिए नहीं कर सकते ना, क्योंकि इस हेमिस्फीयर पर अगर तुम देखोगे तो कोई भी ऐसा इंडिविजुअली इस हेमिस्फीयर पर कोई भी ऐसा डायरेक्शन नहीं है जिसमें मोमेंटम कंजर्व हो, क्योंकि इस हेमिस्फीयर के एफबीडी अगर आप बनाओगे तो इसमें ग्राउंड का भी इंपल्स आएगा और इसका भी इंपल्स आएगा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर भी मिलेगा। तो अब ऐसा कोई डायरेक्शन मिलेगा ही नहीं जिसमें वो मिल सकता था वर्टिकल डायरेक्शन में, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व बनाने का सेंस नहीं है, बिकॉज 0 बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि हेमिस्फीयर का वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम भी 0 था और फाइनल मोमेंटम भी 0, तो इसलिए इट डजंट मेक। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या बोला? मैंने बोला कि वर्टिकल डायरेक्शन में नो डाउट हेमिस्फीयर के ऊपर एक ऊपर इंपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है, एक नीचे इंपल्सिव फोर्स, बट उन्होंने तो कैंसिल कर रखा है ना एक दूसरे को, तो मैं कह सकता हूं कि हेमिस्फीयर का मोमेंटम इन वर्टिकल डायरेक्शन इज कंजर्व्ड, लेकिन उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि इनिशियल मोमेंटम भी 0 था, फाइनल भी 0 है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो मोशन ही नहीं होगा। तो मोमेंटम कंजर्व कराना तो उस डायरेक्शन में सिग्निफिकेंस देगा जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा, करेक्ट है ना? कितना सही है? Excuse me. हाँ So please can you tell how did you get the third equation? दिस वन Yes. ओके, मैंने ये बोला कि अभी अभी अपनी बात हो रही थी कि अगर मैं इस हेमिस्फीयर और इस बॉल को मिला करके एक सिस्टम मानूंगा तो इस सिस्टम के लिए जो एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स है वो केवल ग्राउंड का है, तो आई कैन कंजर्व द मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओनली। लेकिन अगर मैं इस बॉल को अकेला कंसीडर करूंगा तो इस बॉल के ऊपर तो जो इंपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा वो ये नॉर्मल रिएक्शन होगा, और अभी अभी मैंने बोला था कि अपन मोमेंटम हर उस डायरेक्शन में कंजर्व कर सकते हैं जिस डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है। तो अगर इस बॉल के ऊपर एक एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो अपन इसका मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं ना। और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि बॉल का मोमेंटम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा, मतलब कि इनिशियली जो इसकी वेलोसिटी रहेगी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वही वेलोसिटी फाइनली भी होनी चाहिए, और इनिशियल वेलोसिटी इस बॉल की थी नीचे की तरफ u, तो उसका इस तरफ कंपोनेंट आएगा u sin थीटा, और फाइनल इसकी बॉल की वेलोसिटी है इस तरफ v1, तो उसका कंपोनेंट इस तरफ आएगा v1 cos थीटा। Hence I am getting u cos थीटा, u sin थीटा is equal to v1 cos। करेक्ट है क्या? Yes sir. Thank you. हाँ भाई, ये बात क्लियर हो गई? कितना सही है? अब देखो मैं ई के बारे में बात क्या कर रहा था, ये सब हटा दूं? जल्दी नोट करो। चलो बता, देखो ई के बारे में मैं बात क्या कर रहा था कि जैसे मैं ये मान लूं कि अपने पास एक ये ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड कुछ v1 है और एक ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड v2 है, लेट मी अज्यूम v1 इज ग्रेटर देन v2। तो ऑब्वियसली ये जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट होगा ये आगे वाले ऑब्जेक्ट को आकर के हिट करेगा, राइट? सबसे पहले इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का डिफॉर्मेशन होगा, कब तक? जब तक दोनों की वेलोसिटी सेम ना हो जाए, इसकी वेलोसिटी घट के और इसकी वेलोसिटी बढ़ के दोनों की वेलोसिटी सेम ना हो जाए, तो मतलब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का डिफॉर्मेशन होगा, और फिर फाइनली ये ऑब्जेक्ट्स रिफॉर्म होने स्टार्ट होंगे, और रिफॉर्म होकर के मैं मान लेता हूँ इसकी वेलोसिटी कुछ v1 डैश हो गई और इसकी वेलोसिटी कुछ v2 डैश हो गई, ऐसा मैंने मान लिया, और कॉमन वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट मैं मान लेता हूँ v, एंड हियर लेट मी अज्यूम दैट v1 डैश इज लेस देन v2 डैश, मतलब ये सेपरेट हो गए, ऐसा मैंने मान लिया, राइट? अब सबसे पहली बात तो मुझे यही बताओ कि इस पूरे प्रोसेस में कोलिजन यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ खत्म हुआ है ना, और यहाँ से यहाँ तक इसका डिफॉर्मेशन हुआ है और यहाँ से यहाँ तक इसका रिफॉर्मेशन हुआ है, हेंस यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस को बोला जाता है प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन, और यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस को बोला जाता है प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मेशन, ठीक है? अब सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि ये बताओ इस पूरे सिस्टम में अपन मोमेंटम कहाँ से कहाँ तक कंजर्व करा सकते हैं? कहीं से भी कहीं तक कंजर्व करा सकते हैं, क्योंकि किसी भी इंस्टेंट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो आया नहीं पिक्चर में, और कोई एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स पिक्चर में नहीं आया, तो मैं मोमेंटम तीनों इंस्टेंट्स पर कंजर्व करा सकता हूँ। इनिशियल मोमेंटम कितना है? m1 v1 प्लस m2 v2, यहाँ पर कितना है? m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ v ना, और यहाँ पर कितना है? m1 v1 डैश प्लस m2 v1 डैश।
फेयर एनफ? अब समझो, अब जैसे कि अभी मैं बोल रहा था कि जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है ना, वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नहीं होता, ये डिराइव्ड रिजल्ट है। उसके बेसिक डेफिनेशन है कि द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। मतलब कि रिफॉर्मेशन के टाइम पर कितना इम्पल्स एक्ट किया अपॉन डिफॉर्मेशन के टाइम पर कितना इम्पल्स एक्ट किया। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अच्छा, और एक बात कि व्हेन आई टॉक अबाउट इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, मतलब मैं सिस्टम के इम्पल्स की बात कर रहा हूं या किसी एक ऑब्जेक्ट के? ऑब्वियसली किसी एक ऑब्जेक्ट के, क्योंकि सिस्टम पर तो हमेशा जीरो आएगा भाई, जितना इम्पल्स इस पर एक्ट किया होगा इस डायरेक्शन में, उतना इम्पल्स इस पर एक्ट किया होगा इस डायरेक्शन में, तो सिस्टम का इम्पल्स तो हमेशा जीरो आएगा। तो इसलिए whenever I talk about impulse of reformation और impulse of deformation, that is only for a single object। ठीक बात है? अब लिखते हैं जरा। अब बताओ impulse of reformation कितना, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो चेंज इन मोमेंटम हुआ, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ किसी भी एक ऑब्जेक्ट का, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इट वुड बी m1 v1 डैश माइनस m1 v। अरे सही है ना? तो सही है? कुछ कहना चाह रहा हूँ? फिर से किसी भी एक ऑब्जेक्ट का देख लेते हैं, चाहे m1 का चाहे m2 का, फाइनल इज m1 v1 डैश, इनिशियल इज m1 v। तो वो आ गया m1 v1 डैश माइनस v। फेयर एनफ? ऐसे ही इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन कितना, यहां से यहां तक का, तो दैट वुड बी m1 v माइनस m1 v1। ठीक बात है ना? तो दैट वुड बी m1 v माइनस m1 v। फेयर एनफ? ये m1 उड़ गया, v की वैल्यू मैं यहां से निकाल के इसमें रख दूंगा, ऊपर वाली इक्वेशन में मैं यहां से निकाल के रखूंगा और नीचे वाली इक्वेशन में यहां से निकाल के रखूंगा, ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि यहाँ v डैश है तो v डैश वाले टर्म्स लाना चाहता हूँ। अरे समझ रहे हो ना? और यहाँ v है, v1 है तो v1 वाले टर्म्स लाना चाहता हूँ। तो देखना क्या आएगा, ये आएगा v1 डैश माइनस क्या, बोलो, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश अपॉन m1 प्लस m2, करेक्ट है? अपॉन नीचे क्या आएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस v1, करेक्ट है क्या? एलसीएम लूंगा तो m1 v1 डैश कैंसिल हो गया, अरे बोलो हाँ, m1 v1 डैश कैंसिल हो गया, बचा क्या, m2 v1 डैश माइनस v2 डैश। समझे? नीचे से क्या बचा, m1 v1 उड़ गया, बचा क्या, m2 v2 माइनस, बात समझे? which is nothing but velocity of separation upon velocity of approach। समझ में आया? तो that is what I was saying कि actually ये जो coefficient of restitution होता है ना, उसकी basic definition velocity of separation upon velocity of approach नहीं है, उसकी basic definition है impulse of reformation upon impulse of deformation। समझे? अब वो ट्रांसलेट हो जाता है उसमें, that is velocity of separation upon velocity of approach, but हमेशा इस बात की गारंटी नहीं, ये चीज आएगी, this will always be translated into this। लेकिन फिर ये भी चमकना चाहिए, ये तो मैंने चलो ठीक है तुमको क्या कहते हैं हेड ऑन कोलिजन में करके दिखा दिया, अब ऑब्लिक कोलिजन होगा तो फिर उसमें इस चीज की वैल्यू आएगी वेलोसिटीज अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। हाँ, तो वो करके अपने को देखना पड़ेगा। समझ में आया भाई? ठीक है, नोट करना चाहो तो कर लो। Deformation period of the time from when collision takes place till they achieve। Yes, deformation period is the time जब से collision start हुआ और जब तक उनकी velocity same हो। जब से they come in contact till Correct। Common velocity। Sir, हाँ। so could you tell me at that point when we can ignore gravity to conserve momentum as an external force? Okay, मैंने ये बोला, बात नहीं, मैंने ये बोला कि जो इम्पल्सिव फोर्सेस होते हैं वो उनकी डेफिनेशन क्या है। इम्पल्सिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस व्हिच आर ऑफ वेरी लार्ज मैग्नीट्यूड एंड एक्ट फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो अब अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक इम्पल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है तो हम ये कहते हैं कि इम्पल्सिव फोर्स की प्रेजेंस में जितने भी नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस होते हैं उनके इफेक्ट को अपन निगलेक्ट कर देते हैं। क्योंकि मान लो किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक हम एक ऑब्जेक्ट को मान लो एक इसको 1000 न्यूटन से इधर खींचे और कोई 1 न्यूटन से उधर खींचे, तो इफेक्टिवली मैं 1 न्यूटन का इफेक्ट निगलेक्ट कर सकता हूँ एज कंपैरिजन टू 1000 न्यूटन।
तो दैट इज हाउ इट इज कि जो भी इफेक्ट होगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो 1000 न्यूटन का ही होगा, 1 न्यूटन का नेग्लिजिबल इफेक्ट। समझे? सो दैट इज व्हाट इन द प्रेजेंस ऑफ इंपल्सिव फोर्सेस वी नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ नॉन इंपल्सिव फोर्सेस। Sir, हाँ in the definition, हाँ E equals JB by JD. हाँ Shouldn't there be a mod on JB and JB by JD? yes magnitude Last correct, question में correct agreed it is the magnitude, it is the magnitude क्योंकि हो सकता है किसी एक के लिए देखोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, दूसरे के लिए पॉजिटिव। यस एग्रीड। हाँ So can we say our answer is approximate? नहीं सुनाई दिया फिर से। So can we say our answer is approximate? हाँ always whenever we are neglecting the effect of what you say non-impulsive forces, we will always say that ये जो आंसर है approximated आंसर है, क्योंकि जरूर उसकी वजह से कुछ ना कुछ इफेक्ट हुआ होगा। वो इनफाइनेटिसिमली स्मॉल है, that is a different story। क्लियर है इतना? सर हाँ हाँ सर अगर हम लोग नॉन इंपल्सिव फोर्सेस को निग्लेक्ट नहीं करते तो हमको हमारी इक्वेशंस में क्या चेंजेस लाने पड़ते हैं? बहुत गंदी इक्वेशंस बनती है यार अगर हम निग्लेक्ट नहीं करते, तो फिर हमको इंटीग्रल एफ डी टी लिखना पड़ता है इम्पल्स सम का, क्योंकि यहाँ तो अपन मोमेंटम कंजर्व करा पा रहे हैं ये कहते हुए कि भाई कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर किसी डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स होता फिर हम मोमेंटम नहीं कंजर्व कराते, फिर हम ये कहते हैं कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स ऑफ दैट फोर्स। फिर अपने को ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन भी पता होना चाहिए था। जैसे ग्रेविटी का अगर इम्पल्स अपन लिखते तो अपन लिखते हैं इंटीग्रल एम जी डी टी, तो उसमें ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन मुझे पता होना चाहिए, तो उस डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम मुझे मिल जाए। हाँ सर ठीक है। हटाऊं इसे? बहुत कम होता है, एवरेज टाइम हम कई बार निकाल लेते हैं, बिल्कुल निकाल लेते हैं एवरेज टाइम। हम ये मान करके कि अगर फोर्स कांस्टेंट फोर्स है, यहाँ तो चलो ठीक है जो कोलाइडिंग फोर्सेस होते हैं कांस्टेंट नहीं होते, इसलिए फिर इंटीग्रल एफ डी टी लिखना होता है। लेकिन अगर कोई ये बोल दे कि मान लो कि वो फोर्स कांस्टेंट फोर्स है, या फाइंड द वैल्यू ऑफ द एवरेज नॉर्मल रिएक्शन दैट इज एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट, तो वो जो इंटीग्रल एफ डी टी है उसको मैं एफ डेल्टा टी बोल सकता हूँ, वेयर एफ इज एफ एवरेज, और दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मुझे पता ही है, हाँ क्या, तो मुझे डेल्टा टी की वैल्यू आ गई ना। हाँ तो ऑब्वियसली एक चीज तो पता होनी चाहिए मुझे, या तो वो मुझे टाइम ऑफ कोलिजन दे या एफ एवरेज दे। हाँ नहीं तो नहीं देगा। समझ पाए? हटा दूं? ठीक। किसी ने पूछा था कि अगर इसी को इम्पल्स से करना हो तो कैसे करेंगे, देखते हैं जरा। सर उधर आपने इंटीग्रल एफ डी टी दैट इज द टोटल फोर्स एक्शन ना ड्यूरिंग द इंटीग्रल एफ डी टी इज नॉट द टोटल फोर्स। इम्पल्स। हाँ इम्पल्स। हाँ और वो ठीक है, बात सुनो। अब अगर इसी प्रॉब्लम को मुझे मान लो इम्पल्स से करना होता, मुझे मोमेंटम नहीं कंजर्व कराने, मुझे इम्पल्स की इक्वेशन लिखनी है, तो कैसे लिखूंगा? तो फिर से मैं काम तो वही करूंगा कि भाई इसके ऊपर बोलूंगा एक तो इम्पल्स इधर एक्ट करेगा नॉर्मल का, और इस हेमीस्फीयर पर जो इम्पल्स एक्ट करेगा वो एक नॉर्मल का इधर एक्ट करेगा n1, और एक इस नॉर्मल का n2 इधर एक्ट करेगा। यही इम्पल्सिव फोर्सेस पिक्चर में होंगे, करेक्ट है? अरे सही है ना? अच्छा, इस हेमीस्फीयर पर अगर आप देखो तो इस हेमीस्फीयर पर देख के आप बोल सकते हो Jn1 cos थीटा इज इक्वल टू Jn2, क्योंकि इसका जो वर्टिकल इंपल्सिव फोर्स है वो इस इंपल्सिव फोर्स से बैलेंस हुआ होगा ना, करेक्ट है? और इस नॉर्मल के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसने इसको हॉरिजॉन्टल स्पीड प्रोवाइड की होगी, तो दूसरी इक्वेशन में बना पाऊंगा Jn2 sin थीटा, वो भी पीछे की तरफ है इसलिए माइनस, हाँ भाई सॉरी n1, Jn1 sin थीटा पीछे की तरफ है इसलिए माइनस, दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पीछे की तरफ। तो फाइनल मोमेंटम तो इस हेमीस्फीयर का हो गया माइनस mv2, और इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0। ये दूसरी इक्वेशन आती। ऐसे ही इसके लिए अगर लिखते तो इसके लिए भी ऐसी इक्वेशन बनाते कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है इस इंपल्सिव फोर्स का उसने वर्टिकल मोमेंटम चेंज किया होता, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसने हॉरिजॉन्टल मोमेंटम चेंज किया होता।
वर्टिकल कंपोनेंट वुड हैव बीन JN1 साइन या कॉस? कॉस, अरे बोलो यार, JN1 cos theta. That would have been equal to change in momentum in vertical direction. Final momentum vertical direction में कितना है? 0. अरे सही बोल रहा हूँ ना, हॉरिजॉन्टली जा रहा है. और इनिशियल मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है? -m u. Fair enough. और तीसरा इस डायरेक्शन में मैं लिखता JN1 sin theta is equal to mv1 minus. ठीक है, तो ये 4 इक्वेशंस बनती हैं इम्पल्स. JN1 और JN2 अपन यहाँ पर कैंसिल आउट कर सकते थे 2-3 इक्वेशंस को यूज करके. सही है क्या? बोलो भाई. हाँ. So if the mass of the body is very large, then can ever impulsive force be equal to the weight? If the mass of the object is very large, then can ever the impulsive force be equal to weight? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. लेकिन नहीं, बात सुनो. लेकिन इम्पल्सिव फोर्स की अपन डेफिनेशन तो इसी तरह से देते हैं ना कि इम्पल्सिव फोर्स वो फोर्स होता है जो बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का हो और छोटे से ड्यूरेशन के लिए एक्ट करे. एक्चुअली हम हर फोर्स को, हर बड़े फोर्स को इम्पल्सिव फोर्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते. नॉर्मली हम ये कहते हैं कि हर वो फोर्स जो एक जर्क के साथ आए और आके गायब हो जाए is said to be as an impulsive force. अब अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करो तो ग्रेविटेशनल फोर्स भले ही कितने बड़े मैग्नीट्यूड का हो, लेकिन इट ऑलवेज एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट ना, तो वो कभी भी जर्क से नहीं एक्ट करता. तो हर वो फोर्स जो जर्क से एक्ट करता है दैट इज लाइंग अंडर द कैटेगरी ऑफ एन इम्पल्सिव फोर्स. इसलिए वहां पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को इम्पल्सिव फोर्स की कैटेगरी में नहीं रखते. समझ में आया? So can you repeat the last 3 questions? Come again. So can you please explain the last 3 equations? इस इक्वेशन में मैंने ये बोला कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इस नॉर्मल का वो इससे बैलेंस्ड होगा. जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम देगा. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में मुझे मिलेगा JN1 sin थीटा, क्योंकि पीछे की तरफ है इसलिए नेगेटिव, एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इन दिस डायरेक्शन व्हिच इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी मैंने इसकी मान रखी है पीछे की तरफ v2 है और इनिशियल वेलोसिटी इसकी पीछे की तरफ 0 थी, तो इसलिए -mv2 -0. ठीक है, ऐसे ही इस ऑब्जेक्ट के लिए भी ऊपर और इस तरफ. ठीक. हाँ, क्या कह रहे थे सर? आता हूँ. नहीं, कोई ऐसा कोई भी, हाँ, आपका कंफर्ट है. मैं कभी ये नहीं कहता कि ये मेथड बेटर है या ये मेथड बेटर है. पर ये एक अच्छी बात है कि अगर आप ये तरीका यूज करोगे तो हर प्रॉब्लम सॉल्व होगा. नहीं, वो उसी हिसाब से फिर जो इक्वेशंस होंगी वो भी ज्यादा मिलेंगी आपको. तो अननोन बढ़ता जाएगा तो इक्वेशंस भी बढ़ती चली जाएगी, राइट? तो इसलिए ये जरूर है कि इससे हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, लेकिन टाइम टेकिंग होगा. ये जरूर है कि इससे प्रॉब्लम कभी-कभी हो सकता है कि कोई डायरेक्शन ऐसा ना मिले जिसमें मोमेंटम हो, तो फिर उसमें हो सकता है कि, लेकिन अगर ये किसी डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व हो रहा है तो फिर इससे इजीली सॉल्व होगा, राइट? तो इसलिए मैं कभी नहीं कहता कि कौन सा बेटर है कौन सा. हाँ, जल्दी क्विक. सर थ्रस्ट फोर्स के प्रेजेंस में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? थ्रस्ट फोर्स के प्रेजेंस में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? नहीं, फिर से वही बात है, आप किसका मोमेंटम कंजर्व कर रहे हो. जिन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में थ्रस्ट फोर्स एक्ट कर रहा है उन दोनों को मिला के अगर आप सिस्टम मान रहे हो तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का नहीं कर सकते. तो फिर सर वो बॉल की जगह अगर एक चेन लिए जो कॉन्स्टेंटली वो जा रही है नीचे, तो फिर उस हिसाब से तो नहीं होगा ना, सॉल्व भी नहीं होगा क्वेश्चन. फिर से बोलो. अगर वो बॉल जो गिर रही है स्फीयर पे उसकी जगह चेंज जा रही है जो मास इंक्रीज होते जा रहा है, तो फिर उस वैसे कैसे करेंगे क्वेश्चन? तो फिर वो वेरिएबल मास सिस्टम बन जाएगा, आपको फंक्शन बना के सॉल्व करना पड़ेगा. फिर तो सिस्टम का मास भी चेंज हो रहा है ना. तो कोई जरूरी नहीं कि हर प्रॉब्लम को आप मोमेंटम कंजर्व करा के सॉल्व ही कर पाओ. फिर वहां पे काइनेमैटिक्स की इक्वेशंस बना करके हो सकता है आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना, एंड आई एम नॉट गारंटीइंग कि सॉल्व होगा. ठीक है, ओके सर. खैर, बात सुनो आगे. ये क्लियर है? आगे बढ़ूं? ठीक, एक और प्रॉब्लम दे.
बात नहीं करूँगा। ये एक m मास की बॉल है which is hanging vertically from a thread of length L, right? और एक ये identical बॉल है सेम मास m की, जिसको इस थ्रेड से जस्ट टच करते हुए रिलीज किया गया है किसी हाइट h से। क्वेश्चन क्लियर है क्या? सच दैट वो थ्रेड को टच करते हुए ही वर्टिकली नीचे गिरे और फिर किसी स्पीड से आकर के इसको फेयर एनफ। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ h such that after elastic collision the ball A will complete the vertical circular motion. After elastic collision the ball A will complete the vertical circular motion. हो सकता है, लेकिन शायद इस क्वेश्चन में है, हो भी सकता है, ऐसा फर्क नहीं पड़ता।
चलो देखते हैं। सर एक मिनट So is the answer 25 L by 24 L by 25? Even I don't know the answer. देखो बात सुनो, क्या हो रहा है सिस्टम में ये समझ में आ रहा है। मैं मान लेता हूं कि ये जो बॉल है ये किसी u स्पीड से आकर के इसको हिट कर रही है, राइट। ये किसी u स्पीड से आके इसको हिट कर रही है, तो ऑब्वियसली इसमें कोलिजन कुछ इस तरह ऑब्लिक कोलिजन होगा, ये तो समझ में आ रहा है, सही है ना। और रेस्ट्रिक्शन की वजह से ये वाली जो बॉल है ये तो केवल और केवल इधर ही जा सकती है और किसी डायरेक्शन में जा ही नहीं सकती क्योंकि स्ट्रिंग लगी हुई है, राइट। और ये बॉल किसी भी डायरेक्शन में रिबाउंड कर सकती है। मैं मान लेता हूँ इसकी वर्टिकल स्पीड vy हो गई और हॉरिजॉन्टल स्पीड vs, कुछ ऐसी कहानी होगी। करेक्ट है क्या ये? अरे बोल दो जल्दी से। अच्छा, अब मैं इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व करा सकता हूँ किस डायरेक्शन में? अगेन केवल हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इस सिस्टम पर अगर आप देखोगे तो ये जो टेंशन होगा वो एक एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स देगा, और ये टेंशन एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स देगा तो ऑब्वियसली उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैं मोमेंटम कंजर्व करा सकता हूँ। तो मैं कहूँगा मोमेंटम इनिशियल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इनिशियल मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है? हाँ, क्या चीज? हाँ, मोमेंटम कंजर्वेशन तब लिख सकते हैं। नहीं, देखो वही हो गया। हाँ, वो उससे फिर इंडिपेंडेंट इक्वेशंस नहीं मिलेंगी। बिल्कुल, आप या तो इम्पल्स से सॉल्व करो या मोमेंटम से सॉल्व करो, उन दोनों से इंडिपेंडेंट इक्वेशंस नहीं मिलेंगे। सर आंसर 10/3 है, मुझे नहीं पता। बात सुनो, तो क्या करें अपन? मोमेंटम कंजर्व करा रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0। फाइनल कितना? -mvx प्लस mvb, ठीक है। तो मतलब पहली इक्वेशन तो मुझे वही मिल गई, v = vx, करेक्ट है। दूसरा क्या करूं? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगा देता हूं। किस लाइन के अलोंग? अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। किस लाइन के? अच्छा, अननोन कितने हैं? 3 ही अननोन है ना। ये u तो पता है √2gh, करेक्ट है। 3 अननोन है, v, vx और vy, राइट। तो क्या करूं बताओ? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिख सकता हूं। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है? u cos 30। अरे ये एंगल 30 है, ये समझ में आ रहा है? ये r है और ये 2r है, सही है ना। तो ये एंगल 30 होगा, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी 30 हो जाएगा। तो आई कैन से इट टू बी एज u cos 30, सही है, करेक्ट है। तो u cos 30 मतलब √3/2, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में तो इसका एक कंपोनेंट आएगा और इन दोनों के कंपोनेंट्स आएंगे, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में इधर कितना आएगा? v/2 साइन आएगा ना, करेक्ट है, ये सही है। ये प्लस इधर से कितना आएगा? vy √3/2 प्लस vx/2, फेयर एनफ। मतलब और फर्दर सिंप्लीफाई कर लूंगा तो वो आ जाएगा क्या?
2 तो कैंसिल हो गया, मतलब u रूट 3 इज इक्वल टू वी वाई रूट 3 प्लस वी एक्स प्लस वी, और वी एक्स प्लस वी को 2v लिख सकता हूँ, तो 2v। फेयर एनफ? मतलब यहाँ से मिल गया u माइनस वी वाई इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 2v। ये दूसरी इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन और चाहिए, कौन सी बनाओ? हाँ हाँ बिल्कुल, कि अगर इसको सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है तो ये जो v होना, vx नहीं v, हाँ तो जो v होना चाहिए वो रूट 5gl होना चाहिए, तो v मस्ट बी इक्वल टू रूट 5gl। वैसे और भी इक्वेशंस बना सकता हूँ मैं, क्या इसका मोमेंटम कंजर्व करा दूं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट सेम बोल दूं ना, तो ये भी हो जाएगा कि इस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो कितना होगा, जो भी vx cos थीटा माइनस vy sin थीटा, सही बोल रहा हूँ? तो वो आएगा vx cos थीटा मतलब रूट 3/2 माइनस vy sin थीटा इज इक्वल टू दैट विच इज u कितना, cos या sin? sin मतलब by 2। समझे यार क्या क्या कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो कैसी भी इक्वेशंस बना लूँ आराम से, प्रॉब्लम सॉल्व होगा, कुछ भी कर सकते। सर हाँ सर एनर्जी कंजर्व कर सकता है? बिल्कुल, आप एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर बाई चांस उसने इलास्टिक कोलिजन दे रखा है तो यू कैन इवन कंजर्व द एनर्जी। आप कह सकते हो कि एनर्जी जो होगी इनिशियली सिस्टम की वो mgh होगी और फाइनली सिस्टम की होगी हाफ mv1² प्लस हाफ mv2²। ये भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर इज, अगर आप L को 1 मीटर मान लो, 1.5 मीटर, सो इफ L इज 1.5 मीटर, 5 मीटर है तो V नॉट आएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड, वेयर V नॉट इज U। फिर एच पूछा था। हाँ तो U आ जाएगा रूट 2gh, उससे सिंपलीफाई हो। ये आंसर। जब नॉन इलास्टिक कोलिजन होता है तब जो फाइनली एनर्जी लॉस होता है वो हीट पोटेंशियल इलास्टिक। वैसे तो जब भी एनर्जी का लॉस होता है कोलिजन में तो वो 3 तरीके से जा सकता है, एक तो उसकी डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी में, एक साउंड के फॉर्म में और एक हीट के फॉर्म में। लेकिन हम साउंड और हीट को कभी नहीं कंसीडर करते, हम ये मानते हैं सारा का सारा डिफॉर्मेशन, जब तक अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में मेंशन। मैच नहीं हो रहा था, देखो ना क्या बाद में देखेंगे। ये समझ में आया? करेक्ट है भाई? एक और प्रॉब्लम है सर, 1 मिनट। Sir, हाँ, sir, can you explain that last equation? this one? We do, yeah. Okay. मैंने क्या बोला कि अगर मैं इस बॉल को इंडिविजुअली कंसीडर करूं तो बिल्कुल जैसे इससे पहले वाले हेमीस्फीयर वाले प्रॉब्लम में हम लोग ने किया था कि जब इस बॉल को मैं इंडिविजुअली कंसीडर कर रहा था तो इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा था वो इधर एक्ट कर रहा था, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका मोमेंटम सेम कर दिया था। सेम काम मैंने यहाँ भी किया है। इस पर अगर मैं देखूंगा तो केवल और केवल इम्पल्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका मोमेंटम कंजर्व करा सकता हूँ, और मोमेंटम मतलब वेलोसिटी ओनली। तो अगर मैं इसका कंपोनेंट इनिशियल देखूँ इस डायरेक्शन में तो वो आएगा u sin 30 which is u/2। ये इनिशियल मोमेंटम हो गया, दैट इज इक्वल टू, फाइनली अगर मोमेंटम देखूंगा इस डायरेक्शन में तो आएगा vx cos 30 माइनस vy sin 30। तो vx cos 30 इज vx रूट 3/2 माइनस vy cos 30 इज, या vy sin 30 इज vy। सर तो पूरे सिस्टम के लिए लेंगे तो वो एक्सटर्नल हो जाएगा ना?
लेकिन वैसे भाई पूरे सिस्टम को जब मैंने माना था तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्व करा के ये इक्वेशन फिल की है। जब मैं इस बॉल को इंडिविजुअली मान रहा हूँ तो इसका मोमेंटम मैंने इस डायरेक्शन में कंजर्व कराया है। वो तो जिस चीज को अपन सिस्टम कंसीडर करेंगे उसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट करना है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करा देंगे। बात खत्म है। थैंक यू सर। ठीक है भाई, ठीक। नेक्स्ट हटाऊं इसे। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करो। सर हाँ सर ये प्रॉब्लम में हम लोग वो जो ऊपर वाला बॉल है उसका Vx और Vy लेने की बजाय एक V लेते और एक थीटा को भी कंसीडर कर सकते थे ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं। आप मैं सर, दो तो वो अननोन्स करने से बहुत गंदा बनेगा उससे। हाँ तो सर हमको कोई भी क्वेश्चन दिया है तो इसका आइडिया कैसे होएगा कि वो आइडिया तो नहीं Vx Vy लगेगा। लेके करना चाहिए? आइडिया नहीं लगेगा, बट मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि Vx Vy लेना हमेशा कन्वीनियंट होता है। बाकी देयर इज नो बाउंड्री इन दैट। सर ठीक है सर। सर लास्ट प्रॉब्लम थीटा कैसे निकाले थे? कौन सा थीटा? वो अच्छा ओके, स्ट्राइक कर रहा है और कौन सा कम? हाँ ठीक है। देखो ये कुछ ऐसी सी कहानी थी कि ये एक बॉल थी, ये स्ट्रिंग थी और ये दूसरी बॉल आकर के इसको हिट कर रही थी और दोनों बॉल्स आइडेंटिकल थी, मतलब दोनों का रेडियस सेम था। तो ऑब्वियसली ये और ये दोनों सेंटर्स हैं तो ये डिस्टेंस 2r हो गई थी और ये इस थ्रेड को टच करते हुए आ रही थी तो ये r थी। तो ये r है, ये 2r है, तो sin थीटा 30 होगा। ठीक है भाई, प्रॉब्लम नोट करो। All the surfaces are smooth and the wedge is free to move. All the surfaces are smooth. सुन लो बात। All the surfaces are smooth and the wedge is free to move. कुछ डेटा गिवन है। कैपिटल M is equal to 2 times of small m. V naught is equal to given to be as 10 meter per second and tan alpha is equal to 2. ये तीन डेटा गिवन। If after collision the particle rebounds vertically, if after collision the particle rebounds vertically, then find part 1 coefficient of restitution and part 2 the time duration, the time elapsed between first and second collision of the particle with the inclined plane. Time elapsed between first and second collision of the particle with the inclined plane. Sir, हाँ where is E half? E Half. अच्छा चेक करता हूँ। नहीं यार, हाफ तो नहीं है। He is not half. मास इक्वल
sir, rule. Sorry? No, sir. Huh? No, sir, wait. Sir, we need to do my E will come out to be 3 by 4. E is 3 by 4, yes. आया? So time 3 seconds है. Correct. Time will be 3 seconds. देखो सुनो, करना तो वही है कि ये इसको आगे हिट करेगा तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड कुछ इस तरफ मान लेते हैं v1 हो गई और ये जिससे रिबाउंड कर रहा है वो मान लेते हैं कुछ v2 हो गई. ऐसी कहानी है ना? करेक्ट है? अच्छा, मोमेंटम किस डायरेक्शन में कंजर्व कराऊं? केवल हॉरिजॉन्टल. फिर से वही सेम एक्सप्लेनेशन है कि वो नॉर्मल तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा लेकिन ये वाला नॉर्मल एक्सटर्नल फोर्स होगा. तो मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करा सकता हूँ. इनिशियल मोमेंटम इज mv0, फाइनल मोमेंटम इज कैपिटल M v1. सही है? सही है ये? अच्छा, ये पहली इक्वेशन हो गई. या यहाँ से अपने को मिल जाएगा v0 अपॉन v1 इज इक्वल टू 2. This is the first equation. Fine. दूसरा क्या करूं? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगा देता हूं. अरे सही है ना? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाऊंगा तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है? v0 sin अल्फा, है ना? बोलो जल्दी. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज v0 sin अल्फा and that is equal to, sorry, approach. That is equal to velocity of separation, which is sorry, which
which is v2 cos alpha plus v1 sin alpha. करेक्ट है ये? हम लोग ई ढूंढना है ना? ई ढूंढना है? अच्छा, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सही है ना? इज इक्वल टू ई. करेक्ट है अभी? करेक्ट है? फाइन. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, ये आएगा v2 अपॉन v0 tan अल्फा प्लस v1 अपॉन v0 दैट इज इक्वल टू ई. ठीक है, और कुछ? एक और इक्वेशन चाहिए ना? अब क्या करूं? हाँ, अब अननेसेसरली इंपल्स बनाने की जरूरत ही नहीं है. आप केवल ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लो, जैसे अभी अभी देखा था. तो केवल ऑब्जेक्ट के लिए इस डायरेक्शन की स्पीड सेम रहेगी ना? तो इस डायरेक्शन की इनिशियल स्पीड थी v0 cos अल्फा, तो v0 cos अल्फा एंड दैट विल बी इक्वल टू v2 sin अल्फा. सही बोला? तो दैट इज इक्वल टू v2 sin अल्फा. तो यहाँ से आ जाएगा v2 अपॉन v0, ये आ जाएगा 1 अपॉन tan अल्फा. करेक्ट है ना? अब इसको उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन tan स्क्वायर अल्फा प्लस v1 बाई v0 विच इज 1/2. तो 1 अपॉन tan स्क्वायर अल्फा इज 1/4 प्लस 1/2 विच इज नथिंग बट 3. करेक्ट है? तो मतलब मैं इम्पल्स में तभी जाता हूँ जब बहुत ज्यादा मजबूरी होती है. एंड अननेसेसरली इम्पल्स में जाने की जरूरत नहीं है. एक एक्स्ट्रा अननोन इनकॉर्पोरेट कर रहे हो आप, राइट? तो बेटर है कि आप मोमेंटम से करो. समझ पाए? अच्छा, और क्या पूछा उसने? टाइम. हाँ, कि टाइम. अब एक बार तो कोलाइड हो गया, अब ये आगे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाके कहीं नीचे आके कोलाइड होगा ना. अब उसको सॉल्व करने के लिए अपन रिलेटिव मोशन यूज कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं इस वेज के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट को देखूंगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी नजर आएगी? खुद की वेलोसिटी तो v2 है ही, प्लस एक वेलोसिटी v1 इस तरफ नजर आएगी ना. तो ये तो इफेक्टिवली प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन बन गया. अरे सही है ना? ये तो ये प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन बन गया ना कि वेज को रोक दिया और उसके रिस्पेक्ट में है. तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा? 2v2/g sin अल्फा या cos अल्फा. मैंने क्या किया कि कहानी ऐसी थी ना, ऐसी कहानी थी, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है. मैंने इसके रिस्पेक्ट में देखा तो ये प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन बन गया ना. अब प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन का टाइम ऑफ फ्लाइट तो याद है, 2u/g cos बीटा ऐसा होता था. अगर नहीं भी याद है तो मैं सॉल्व कर देता हूँ. हाँ, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. तो आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ v2 अपॉन g cos अल्फा. 3 सेकंड्स आएगा, which will come out to be 3 seconds. समझे? करेक्ट है क्या? एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम है, इसमें एक बड़ी कॉमन सी मिस्टेक है जो तुम लोग करते हो. जरा देखते हैं क्या प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम नोट करो. ये हटाऊं क्या? सर ऐसे हम लोग जो वेज का जो हाइट कम हो रहा है तो वी वाई बाई एक्स टैन थीटा, तो फिर वी वाई निकाल के उस पर रिलेटेड चलेगा. हम लोग वैसे नहीं लिख सकते टाइम ऑफ फ्लाइट 2v2 cos अल्फा प्लस v1 sin अल्फा बाई g sin अल्फा. मतलब 2u परपेंडिकुलर अपॉन e परपेंडिकुलर होता है ना ऑन एन इंक्लाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट. मैं उसको y एक्सिस मान के फिर कर लो ना, कैसे भी कर मान लिया. तो वैसे आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन प्लेन का कोई भी कंसेप्ट लगा तो आ जाएगा, प्रोवाइडेड वो कंसेप्ट सही लगा. अब तुमने जो बोला मैंने नहीं सुना, लेकिन कुछ भी लगा. हाँ, ए शोर नहीं. क्या टाइम कैसे निकाल? ये बात समझ में आ रही है कि अब अगर ये कुछ ऐसी कहानी बन गई है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऊपर जा रहा है v2 से और ये वेज इधर जा रही है v1 से,
तो मैं अगर वेज के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट को देखूंगा तो अलोंग विद दिस वेलोसिटी एक वेलोसिटी पीछे की तरफ भी नजर आएगी v1 ड्यू टू दिस रिलेटिव मोशन। तो मतलब इफेक्टिवली मोशन अब कुछ ऐसा हो गया कि ये जो वेज है ये रेस्ट पर है और ये जो पार्टिकल है ये किसी एक एंगल पर किसी स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है, विच इज सिंपली अ प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ना। और प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन का टाइम का फॉर्मूला मुझे डायरेक्टली याद है, अगर नहीं भी याद है तो प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन की इक्वेशंस यूज करके अपन डायरेक्टली टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, हो गया भाई? ठीक। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम क्या है देखते हैं। कुछ ऐसा सा सिचुएशन है कि एक ये प्लेटफॉर्म है जिसका मास है कुछ m और इसके ऊपर एक ये मासलेस फ्रेम लगा हुआ है। दिस इज अ प्लेटफॉर्म whose mass is m on which there is a massless frame, rigid frame, और इससे आपने l लेंथ की एक स्ट्रिंग बांध रखी है और इसके नीचे आपने सेम मास m का एक ऑब्जेक्ट अटैच किया, राइट? अब एक m मास का पार्टिकल आके इसको u स्पीड से हिट करता है। क्वेश्चन क्लियर है? All the surfaces are smooth and this frame even can move. Everything is smooth, right? Note करो। For what value of u after perfectly inelastic collision for what value of u after perfectly inelastic collision the string will complete the vertical circular motion, yeah, the system will complete the vertical circular motion. Question clear है? Sir, the small mass m completes circular motion with just complete circular motion with respect to the frame or with respect to ground? No, with respect to frame itself. Ground के respect में तो motion गंदा होगा। Okay, sir. फ्रेम के रिस्पेक्ट में जब ये perfectly inelastic collision हो रहा है तो ये तो इसके अंदर embed हो जाएगा। Total mass will be 2m. After that it will complete the vertical circular motion with respect to this. तो वहाँ तक पूरा रॉड है, उसके बाद वो स्ट्रिंग है। हाँ। स्ट्रिंग का कुछ हाइट हाँ वो L given है, L given है उसको।
अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन एक सिंपल सा बस आंसर कर दो कि बताओ वर्टिकल सर्कुलर मोशन अब इसके कंप्लीट करने की कंडीशन क्या है? v माइनस v जो इसका है उसका रूट 5g ना v माइनस v विद रिस्पेक्ट टू दैट मूविंग मास इट्स रूट 5g। अच्छा हाँ उधर से बोलो दादा बोलो। उन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी रूट 5gl होना चाहिए। अच्छा ठीक है दादा सर रूट gl सर 2 रूट gl सेम सर। अच्छा हाँ 2 रूट gl अच्छा सो वो टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचना चाहिए, उसके बाद सर्कुलर मोशन है। हाँ वही ये वो तो ठीक है, वो तो ठीक बात है। तो उस ऊपर पहुंचने के बाद उसका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम शुड बी रूट gl। ओके तो 2 रूट 5 एक मिनट, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता, सुनो मेरी बात, कि अगर यहाँ पर इसकी वेलोसिटी रूट gl है इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में रूट 5gl होनी चाहिए, जो कि बाकी सब लोग बोल रहे हो, जो कि बाकी सबको भी लग रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? कि तुम ये कह रहे हो कि यहाँ पर पहुँचने के बाद इसकी स्पीड रूट gl होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम, तो क्या यहाँ पर इसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम रूट 5gl नहीं होनी चाहिए? हाँ? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली फिर से वही बात है, यही सब नहीं वो सब छोड़ो, ये सब छोटी मोटी मिस्टेक्स है जो तुम लोग करते हो कि सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने की कंडीशन यहाँ पर वेलोसिटी रूट 5gl होती ही नहीं है। वो तो डिराइव्ड रिजल्ट है अगेन, कि अगर सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है तो यहाँ वेलोसिटी रूट 5gl आ जाती है। वो तब आ जाती है जब ये रेस्ट पर रहता है, समझे कि नहीं? अब सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने की कंडीशन तो ये है कि इस स्ट्रिंग की यहाँ तक पहुँचते पहुँचते टेंशन जीरो नहीं होनी चाहिए। यही तो हमने सॉल्व किया था ना, कि इस स्ट्रिंग के इस पॉइंट तक पहुँचने से पहले अगर टेंशन जीरो हो गई तो मैं कहूँगा कि फिर 100% वो स्ट्रिंग जो होगी वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर रहा। So the most basic underlying principle is कि for this string to complete the vertical or circular motion, the tension at this point must be greater than equal to 0. सही बात है क्या? अब tension at this point must be greater than equal to 0 अगर मैं करूँगा तो उससे मुझे पता है कि v relative मुझे मिल जाएगा रूट gl। यहाँ पर वेलोसिटी रूट gl आती थी ना, लेकिन वो तब आती थी जब ये फ्रेम रेस्ट पर हो। तो फिर से मैं वही बोल रहा हूँ कि फॉर दिस टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन यहाँ पर पहुँच करके इसकी रिलेटिव स्पीड रूट gl हो जानी चाहिए। लेकिन अब अगर यहाँ पर इसकी रिलेटिव स्पीड रूट gl है तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड रूट 5gl नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जब हम लोग एनर्जी कंजर्व कराते थे, यहाँ पर कहते थे स्पीड रूट gl है, तो यहाँ पर स्पीड रूट 5gl आ जाती थी। वो तो तब आती थी ना जब हम ये कहते थे कि यहाँ से फर्दर जो भी एनर्जी है वो केवल और केवल इसी की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। लेकिन अब जब ये इसके फर्दर आगे मूव करेगा तो उसका कुछ पार्ट तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में भी जाएगा ना। क्या बोला, समझ में आया? और वो कुछ पार्ट इसकी काइनेटिक एनर्जी में जाएगा तो फिर वो एनर्जी कंजर्वेशन से सेम रिजल्ट रूट 5gl यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। करेक्ट है क्या? तो इसलिए वो बैक बेस चल करके अपन देखेंगे कि बेसिक कंडीशन क्या है। बेसिक कंडीशन ये है कि यहाँ पर टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट है ना? और यहाँ पर अगर टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो यहाँ पर जो स्पीड है रिलेटिव स्पीड दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट gl। हाँ क्या? वो तो ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड v1 मान लो, चलो राइट, मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ कि किसी इंस्टेंट पर इसकी स्पीड u2 हो गई और इसकी स्पीड मैंने इसके रिस्पेक्ट में v1 मान, करेक्ट? अब अगर मैं यहाँ पर फिर से वही इक्वेशन बनाऊंगा तो फिर से वही मुझे मिल जाएगा, t must be greater than equal to 0 करूंगा तो v1 must be equal to root gl। ये तो वही मिल गया। लेकिन अब मैं डायरेक्टली यहाँ से और यहाँ की एनर्जी कंजर्व नहीं करा पाऊंगा क्योंकि कुछ काइनेटिक एनर्जी इसके पास भी जा रही है। समझ में आया?
अरे बोल दो। हाँ M एक्सेलरेटेड नहीं, कहाँ एक्सेलरेट नहीं, M तो एक्सेलरेटेड होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जैसे ये स्ट्रिंग टेढ़ी होगी, ये जो टेंशन आएगा उसका ये वाला कंपोनेंट तो इसको एक्सेलरेट कराएगा ही कराएगा। लेकिन इस पूरे सिस्टम के लिए अगर आप देखोगे तो वो टेंशन इंटरनल फोर्स हो जाएगा। जो हम लोग रिलेटिवली देखते हैं उसमें। हाँ हाँ, और जब हम लोग वर्क एनर्जी से लगाएंगे उस इंस्टेंट पर टेंशन जीरो होगी, तो जीरो नहीं होगी, जीरो नहीं भी होगी तो वर्टिकल होगी। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि उस इंस्टेंट पर तुम ये लिखना चाहते हो कि टेंशन का इफेक्ट लेना चाहते हो, तो मान लो जीरो नहीं भी होती तो भी वो वर्टिकल होती, जिसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन जीरो होता। समझे कि नहीं? हाँ, उस इंस्टेंट पर बिल्कुल लगा सकते हैं वही सेम इक्वेशन। बिल्कुल होगा, इसके पहले बिल्कुल एक्सेलरेशन होगा, तभी तो इसकी स्पीड बढ़ी। अगर एक्सेलरेशन नहीं होता तो रेस्ट से कैसे स्पीड में आता? ठीक बात है क्या? बोलो भाई। अब प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि आप किस पॉइंट पर क्या चीज का यूज करके सॉल्व करोगे। आप रिलेटिव स्पीड √5gl नहीं मान सकते, आप उसकी रिलेटिव स्पीड को यहाँ पर √gl मान सकते। करेक्ट है क्या? अब सॉल्व कर लेते हैं। तो अब क्या करूं, जल्दी बताओ। मोमेंटम कहां से कहां तक कंजर्व होगा? अगेन कहीं से भी कहीं तक, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कहीं से भी कहीं तक मोमेंटम कंजर्व होगा। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है? mu है ना। फाइनल मोमेंटम कितना है? फ्रेम का तो मैंने v2 मान रखा है, तो वो आएगा mv2, और ये रियल माना है ना, प्लस ये अब 2m हो गया है शायद, ये 2m हो गया है ना, ठीक है। और v1 रिलेटिव स्पीड मानी है, तो नेट स्पीड होगी v1 माइनस v2 या v2 माइनस v1, हाँ, तो वो आएगा प्लस 2m टाइम्स ऑफ v2 माइनस। ये इक्वेशन समझे? हाँ, जब हम लोग √gl निकालते हैं तब वो दो इक्वेशंस का यूज होता है, एक फोर्स इक्वेशन और एक वर्क एनर्जी। नहीं, वर्क एनर्जी भी तो लगाया जाता है। हम ये कहते हैं यहाँ पर स्पीड कुछ v है, तो मैं इक्वेशन लिखता हूँ t + mg = mv²/r, t को 0 कर देता हूँ, तो यहाँ का v आ जाता है। तो वर्क एनर्जी नहीं, वो v ये आने के बाद फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के यहाँ का v निकालते हैं। यहाँ से यहाँ नहीं जाते हैं अपन पहले ये कंडीशन निकालते हैं, उसको यूज करके फिर ये वेलोसिटी निकालते हैं, जो कि √5g। इसीलिए मैंने तुमसे पूछा कि व्हाट इज द बेसिक अंडरलाइंग प्रिंसिपल। बेसिक अंडरलाइंग प्रिंसिपल इज नॉट √5gl, बेसिक अंडरलाइंग प्रिंसिपल इज दैट √gl। समझे क्या? पहली इक्वेशन समझे? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक। अच्छा, तो ये m उड़ गया, मतलब u = हाँ। So how did you 2m v2 minus v1? It should be. अरे if यार, we take relative velocity, we'll have to take both of them, सुनो right? सुनो सुनो, इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में इधर v1 है, तो वेलोसिटी ऑफ Yes, sir. मास विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम इज -v1 i कैप। तो वेलोसिटी ऑफ मास विल बी -v1 i कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ फ्रेम, एंड वेलोसिटी ऑफ फ्रेम इज v2 i कैप, तो व्हिच इज v2 - v1 i कैप। Yes sir, yes sir. ये समझ पाए? मोमेंटम समझ में आया? दूसरा क्या करूं? एनर्जी लगा देता हूं। कहां से कहां तक? हाँ, एनर्जी केवल कोलाइड होने के बाद से कंजर्व रहेगी, क्योंकि वो परफेक्टली इनइलास्टिक पोजीशन है। तो पहले इनको कोलाइड करा के इनकी कॉमन वेलोसिटी निकाल लेता हूं, which will come out to be u/2। बोलो यार, कोलिज जैसे ही ये इसके अंदर एम्बेड करेगा, इसकी जस्ट एम्बेड करने के बाद स्पीड u/2 होगी ना, करेक्ट है। अब एनर्जी कंजर्व करा सकता हूँ। सर u/2 अपने ऊपर तभी जैसे ही कोलाइड करे तभी वो भी मूव करने लग जाएगा। जस्ट कोलाइड जब हुआ तब उसकी स्पीड आई, और जब स्पीड आई तब वो स्ट्रिंग टेढ़ी हुई, तब वो टेंशन में इसको खींचा। सर ऐसे नहीं, मेरी बात सुनो, ये इससे कोलाइड हुआ, कोलाइड होने के बाद इसकी स्पीड आई, जब इसकी स्पीड आ चुकी है उसके बाद ये टेढ़ा हुआ है, ये टेढ़ा हुआ है, और जब ये टेढ़ा हुआ है तब इस टेंशन ने इस फ्रेम को आगे खींचा है। तो पहले इसकी स्पीड डेवलप होगी, उसके बाद जो होना है। करेक्ट है क्या? ठीक। तो खैर इन दोनों के एम्बेड होने के बाद स्पीड u/2 हो गई। बोलो यार, तो मतलब एनर्जी कंजर्व कराऊंगा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ 2m into u²/4, ये तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 2m into g into 2l, ये पोटेंशियल एनर्जी।
प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी फ्रेम की, तो हो जाएगी हाफ एम v2 स्क्वायर, है ना, प्लेटफॉर्म की, और प्लस उस ब्लॉक की हो जाएगी हाफ 2m इंटू v2 माइनस v1 का फोर्स। सही लिखा? बोलो ना यार। ठीक है। अच्छा, अननोन कितने हैं? 3। कौन कौन से? u v2 v1। v1 पता है? हाँ, 2 है। v1 पता है, तो 2 अननोन है, 2 इक्वेशन है, बात खत्म हो गई। समझे क्या? इसका आंसर आ जाएगा कुछ √52 जी। तो u की वैल्यू आएगी √52 जी। अगर टेंशन पहले ही 0 होगी तो इसलिए ऐसा भी हो सकता है ना कि उसके बाद 0 हो जाए और कंप्लीट ना करे सकते। नहीं समझा मैं। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है ना कि टेंशन 0 उस टॉप मोस्ट पॉइंट पे नहीं हो और फिर भी मोशन इधर और इधर तो सिमेट्रिक ही रहना है। मोशन वर्टिकल के इधर और इधर तो सिमेट्रिक ही रहना है। तो अगर हाफ सर्कल में वो टेंशन 0 नहीं हुई तो अगले हाफ में तो 0 नहीं ही होगी। एनर्जी कंजर्व करा के देखो। ऐसे भी तो बीच में वो कई सर्कुलर मोशन यूज करके पैराबोलिक मोशन करे, तो वही तो हमने इंश्योर किया ना कि बीच में टेंशन 0 ना हो, और टेंशन का फंक्शन हम बना के देख चुके हैं, वो कंटिन्यूअसली घटती जा रही है। तो किसी भी थीटा पर बना दो, यहीं पर किसी भी थीटा पर टेंशन बनाओगे तो mg इधर आएगा, t इधर आएगा, तो t plus mg is mv square by l। यहाँ और यहाँ एनर्जी कंजर्व करा करके v की वैल्यू t तुम देखोगे थीटा बनने के साथ साथ। सर हाँ सर, नेक्स्ट लेक्चर मतलब कल ही प्लीज आप रोटेशनल डायनामिक्स का थ्योरी प्लस फिर उसके बाद क्वेश्चन ले सकते हैं यार। थ्योरी में बहुत टाइम लग जाएगा, बट डोंट वरी, क्वेश्चंस के थ्रू ही मैं थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है क्या ये समझ में आया? तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ख्याल रखना कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर द पार्टिकल टू कंप्लीट दिस।